Hello, good morning class. I am Prakash Kumar, your biology teacher, class 11th. Today's start topic is meiosis. Okay, तो सेल डिवीजन की बात कर रहे थे। सेल डिवीजन में दो प्रोसेस आती हैं, एक तो इंटरफेज और दूसरा एनाफेज। ओके, इंटरफेज के समय जीव वन के बारे में बताया था, एस के बारे में बताया था और G2 फेज के बारे में बताया था। ठीक है, और एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। जो क्रोमोजोम्स होते हैं, डीएनए होते हैं, उनका रेप्लिकेशन होता है ड्यूरिंग एस फेज में। तो इंटर फेज में डीएनए डबल हो जाते हैं जस्ट। ठीक है, उसके बाद जस्ट आता है एम फेज। तो एम फेज में हम स्टडी करते हैं माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस के बारे में बताया था, एक पेरेंटल सेल गिव राइज टू डॉटर सेल्स इन इक्वल शेप एंड साइज में। ओके, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। और लेकिन जो मियोसिस होता है, मियोसिस मान लीजिए मियोसिस में वन सेल है तो एक पेरेंटल सेल गिव राइज 4 डॉटर सेल। जो एक पेरेंटल सेल होती है वो कितने सेल का फॉर्मेशन करती है, 4 डॉटर सेल। तो ये 4 सेल होंगे, 4 सेल होते हैं और ये सभी कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड। तो पेरेंटल सेल कैसा होगा, डिप्लॉइड होता है। तो जो डॉटर सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, और मियोसिस जो प्रोसेस होती है, मियोसिस प्रोसेस में हमारी किस सेल में मियोसिस प्रोसेस होती है, जर्म सेल में होती है। ठीक है, तो यह जर्म सेल भी कहते हैं, गोनाइड्स, गोनाइड्स हैं। ठीक है, गोनाइड्स हैं, तो गोनाइड्स में होती हैं। ठीक है, गोनाइड सेल ऑल्सो नोन एज जर्म सेल्स। इन्हें रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स लाइक उसमें स्पर्म्स हो जाएंगे, ओवम हो जाते हैं, टेस्टिस या ओवरीज। ओके, तो इनमें मियोसिस प्रोसेस होती है और इनमें जो भी सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो सभी कैसे होते हैं, हैप्लॉइड इन नेचर में होते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था मियोसिस जो होती है, मियोसिस 2 फेज में कंप्लीट होती है। एक तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। ठीक है, 2 फेज में कंप्लीट होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। ओके, तो मियोसिस फर्स्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि मियोसिस फर्स्ट भी 4 फेज में कंप्लीट होती है। मियोसिस फर्स्ट प्रोफेज, मेटाफेज, अनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, अनाफेज और टीलोफेज। और मियोसिस सेकंड भी 4 फेज में कंप्लीट होती है। मियोसिस सेकंड प्रोफेज, मेटाफेज, अनाफेज और टीलोफेज। ओके, जस्ट लाइक एक जैसी होती है किसके, माइटोसिस प्रोसेस के। जैसी माइटोसिस प्रोसेस होती है वैसे ही M2 फेज होती है। तो सिमिलर इन माइटोसिस, माइटोसिस तो माइटोसिस की बिल्कुल जैसी होती है, M सेकेंड या मियोसिस सेकेंड। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम बात करते हैं मियोसिस फर्स्ट में। तो मियोसिस फर्स्ट में भी 2 सेल बनती हैं, 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। और मियोसिस सेकंड में भी 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। ओके, और यहाँ पर जो अगर हमने जर्म सेल लिया, कोई भी हमने जर्म सेल लिया, ठीक है, या गोनाइड्स लिया, ये हमने मान लिया कोई रिप्रोडक्टिव सेल है, तो ये कैसी होगी, डिप्लॉइड होंगी। ये कैसी होगी, डिप्लॉइड से मियोसिस फर्स्ट में 2 सेल बनेंगी। मियोसिस फर्स्ट में 2 सेल का फॉर्मेशन होगा,
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और डिप्लॉयड से किस में कन्वर्ट जाते हैं, ये हैप्लॉयड नेचर में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस नेचर में, हैप्लॉयड। तो यहाँ पर हैप्लॉयड सेल बन जाती हैं, 2 हैप्लॉयड सेल बन जाती हैं मियोसिस फर्स्ट में। तो प्रोफेज भी कंप्लीट होती है, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज मिलाकर मियोसिस फर्स्ट की टीलोफेज के लास्ट में 2 सेल का फॉर्मेशन होगा और 2 कैसे होंगे, हैप्लॉयड होंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन जब ये 2 सेल इसमें ये कैसे हैप्लॉयड है, ये कैसे हैं, हैप्लॉयड है, तो ये अब क्या करेंगे, मियोसिस सेकंड करेंगे, मियोसिस सेकंड करेंगे। ये तो पहले से ही हैप्लॉयड है स्टूडेंट्स, ये तो पहले से ही हैप्लॉयड है। जो ये हमने 2 सेल फॉर्मेशन किया है, चलो ये हमने 2 सेल लिए हैं, ये तो पहले से ही हैप्लॉयड है, ठीक है। और मियोसिस में आप जानते हैं कि हाफ होते हैं, अगर ये तो हैप्लॉयड है तो इससे आधे भी कैसे हो सकते हैं, डिप्लॉयड होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जो मियोसिस सेकंड होती है वो माइटोसिस के लाइक बिहेव करती है, माइटोसिस के जैसे बिहेव करती है, तभी तो ये एक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में ये क्या करेगी, 2 सेल बनाएगी, ये 2 सेल बनाएगी, ठीक है। ये भी सभी हैप्लॉयड होगी, ये भी क्या होगी, हैप्लॉयड होगी। ये तो हैप्लॉयड है तो ये भी हैप्लॉयड होगी, क्योंकि माइटोसिस जैसे बिहेव करती है। और ये भी 2 सेल बनाएंगी, तो ये भी कैसे होंगे, हैप्लॉयड होंगे, ठीक है। तो टोटल मतलब इसके दौरान टोटल कितनी सेल बनेंगी, 4 सेल बन रही हैं, 1 2 3 और 4 सेल बन रही हैं, तो इसीलिए टेट्राएड्स कहते हैं। तो जो मियोसिस प्रोसेस होती है, मियोसिस प्रोसेस में टोटल कितनी सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, 4 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, मियोसिस के दौरान। और माइटोसिस में 2 सेल बनती हैं, एक पेरेंटल सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है, और मियोसिस में एक पेरेंटल सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है, और सभी कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मियोसिस फर्स्ट की बात कर रहे हैं। मियोसिस फर्स्ट, तो मियोसिस फर्स्ट या मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है मियोसिस फर्स्ट होती है। और मियोसिस फर्स्ट में आप बात करते हैं कि जो प्रोफेज होती है, मेटाफेज होती है, एनाफेज होती है और टीलोफेज होती है। तो प्रोफेज फर्स्ट की बात कर रहे हैं, प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट की बात करें, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड फेज आती है मेटाफेज, मेटाफेज फर्स्ट, ठीक है, एनाफेज, फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। ओके, तो मियोसिस फर्स्ट में ये चारों प्रोसेस के बाद टीलोफेज के एंड में 2 सेल बनती हैं, ठीक है, टोटल। तो इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो प्रोफेज फर्स्ट जो होती है, मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट होती है, सबसे कॉम्प्लेक्स फेज होती है, इसमें अलग अलग पूछा जाता है, और इसके नाम से भी जाते हैं। या मियोसिस फर्स्ट पूरी फेज के बारे में बताइए, जितने भी मियोसिस फर्स्ट में स्टेजेज आती हैं उनके बारे में बताइए। या मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट के बारे में बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। या मियोसिस फर्स्ट के मेटाफेज फर्स्ट के बारे में बताइए, या मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज के बारे में बताइए, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप जानते हैं कि प्रोफेज मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट जो होती है सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, ठीक है। और ये 5 स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है। जो मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट होती है, ये सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेज होती है, और ये कई एक के स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है,
ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट स्टेज लेप्टोटीन। ओके, लेप्टोटीन, ठीक है। दूसरा जाइगोटीन। तीसरा पेकाइटिन। ओके। नेक्स्ट है डिप्लोटीन। नेक्स्ट है डाइकाइनेसिस। ओके। तो जो प्रोफेज फर्स्ट होती है ये 5 फेज में कन्वर्ट हो जाती है, 5 स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो इसके बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे कि लेप्टोटीन क्या होता है, जाइगोटीन क्या होता है, पेकाइटिन क्या होता है, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं सबसे पहले लेप्टोटीन स्टेज। ओके, मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट की सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट की लेप्टोटीन। ओके, लेप्टोटीन स्टेज। तो लेप्टोटीन स्टेज में आप जानते हैं सबसे पहले प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज में मैंने आपको बताया कि प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। तो प्रोफेज जो फर्स्ट है मियोसिस फर्स्ट की सेल डिवीजन है, टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर्ड टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। प्रोफेज जो माइटोसिस की जो प्रोफेज होती है उससे मोर कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, लॉन्गर होती है। इट हैज़ बीन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 5 फेजेज। कितने फेज में डिवाइड हो जाती है? 5 फेज में, मैंने अभी बताया। बेस्ड ऑन द क्रोमोजोमल बिहेवियर, तो फर्स्ट लेप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पेकाइटिन, 4 डिप्लोटीन एंड 5th डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेप्टोटीन की बात कर रहे हैं। लेप्टोटीन स्टेज द क्रोमोजोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देखते हैं, तो इसमें जो क्रोमोजोम्स होते हैं, मान लीजिए लेप्टोटीन की जो सेल है, एक जो पर्टिकुलर सेल है, इस सेल में जो लेप्टोटीन स्टेज होती है, लेप्टोटीन स्टेज में न्यूक्लियर एनवलप तो क्लियरली होगा ही, और जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो भी हमें आसानी से दिखाई देते हैं। दीज आर न्यूक्लियर एनवलप। ओके, इसे हमने क्या मान लिया, ये क्या है, न्यूक्लियर एनवलप। तो इस न्यूक्लियर एनवलप में जो न्यूक्लियर एनवलप भी क्लियर दिखाई देगी, और इनमें जो क्रोमेटिड्स होते हैं, इनमें जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो हमें आसानी से दिखाई दे देते हैं, ठीक है, इस टाइप से। ये जो क्रोमोजोम्स होंगे वो हमें आसानी से दिखाई देंगे अंडर माइक्रोस्कोप। तो लेप्टोटीन स्टेज में जो क्रोमोजोम्स होते हैं और न्यूक्लियर एनवलप होती है वो लूजली होते हैं और क्लियरली हमें आसानी से दिखाई देते हैं अंडर माइक्रोस्कोप लेप्टोटीन स्टेज में, ठीक है, समझ गए। लेप्टोटीन स्टेज में जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो क्लियरली और न्यूक्लियर एनवलप हमें क्लियरली दिखाई देती है, और इसमें जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो कंडेंस होने लगते हैं।
तो इसमें ड्यूरिंग मतलब लेप्टोटीन की जो लास्ट फेज होती है, लेप्टोटीन के बाद जो स्टेज आती है उसमें जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो कंडेंस होने लगते हैं, कंडेंसेशन होने लगता है क्रोमोजोम्स का। ठीक है, तो सेकंड जो स्टेज आती है, फर्स्ट स्टेज लेप्टोटीन और सेकंड स्टेज जाइगोटीन। ओके, जाइगोटीन। तो जाइगोटीन किससे फॉर्म होता है? जेड से फॉर्म होता है, ध्यान रखना। जाइगोटीन किससे फॉर्म होता है? जेड से फॉर्म होता है। और इसी का जो मिरर होगा वो कैसा होगा? मिरर आप जानते हैं कि इसका बिल्कुल अपोजिट कैसा दिखता है? एक जैसा दिखता है, बिल्कुल टू कॉपी। इसका मिरर ये है, एस जैसा हो दिख रहा है। ठीक है, एस जैसा दिख रहा है। तो इस एस से अभी बताएंगे एस क्या होता है? साइनेप्सिस होता है, साइनेप्सिस। ठीक है, तो मतलब इसका बिल्कुल जाइगोटीन जो जेड का अपोजिट कैसा दिख रहा है? एस जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर जो क्रोमोजोम्स होते हैं, क्रोमोजोम्स से कुछ इस टाइप से दिखाई देते हैं। क्रोमोजोम्स कुछ इस टाइप से दिखाई देते हैं। ठीक है, दीज आर क्रोमोजोम्स। और क्रोमोजोम्स से ये क्या है? क्रोमोजोम्स है। ठीक है, तो एक क्रोमोजोम्स है, ये क्या है? एक क्रोमोजोम्स है। ओके, एक क्रोमोजोम्स है। और इनमें 2 क्रोमैटिड्स हैं। ये क्या है? क्रोमैटिड। ध्यान रखना बेटा, इसे क्या बोलेंगे? क्रोमैटिड। चलो ध्यान रखना, ये क्या है? क्रोमैटिड्स हैं, 2 क्रोमैटिड्स हैं। क्रोमैटिड्स से किससे ज्वाइंट रहते हैं? क्रोमैटिड्स ज्वाइंट किससे रहते हैं? सेंट्रोमियर से ज्वाइंट रहते हैं। ठीक है, क्रोमैटिड से ज्वाइंट विद सेंट्रोमियर। अब इसी के जैसे एक क्रोमोजोम्स और बना लेगा, इसी के जैसे एक क्रोमोजोम्स और बना लेता है। ठीक है, और इसी की जैसे एक क्रोमोजोम्स और बना लेगा। तो ये भी क्रोमैटिड से जो सेंट्रोमियर से ज्वाइंट रहेंगे। और इसमें भी 2 क्रोमैटिड्स होंगे, 2 क्रोमैटिड्स इसमें, इस वाले क्रोमोजोम्स में, और 2 क्रोमैटिड्स इस वाले क्रोमोजोम्स में। ठीक है, 2 क्रोमोजोम्स हैं और हमारे पास 2 क्रोमोजोम्स हो गए। दोनों क्रोमोजोम्स कैसे हैं? सिमिलर हैं, एक जैसे क्रोमोजोम्स हैं। तो इन क्रोमोजोम्स को क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोजोम्स। समझ गए? होमो मीन्स जानते हैं इक्वल, होमोलोगस। तो होमोलोगस क्रोमोजोम्स, तो होमोलोगस क्रोमोजोम्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं बोथ क्रोमोजोम्स से। क्लियर हो गया? तो ये क्रोमैटिड्स हैं और क्रोमैटिड्स से ज्वाइंट विद द सेंट्रोमियर, इसमें भी क्रोमैटिड्स ज्वाइंट विद द सेंट्रोमियर। तो होमोलोगस क्यों बोला? क्योंकि इनकी जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो शेप एंड साइज में कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। और इनमें जो जीन होते हैं, जीन ऑफ करेक्टर्स हैं, वो भी कैसे होते हैं? एक ही सीक्वेंस पर सिमिलर होते हैं, एक ही सीक्वेंस पर सिमिलर होते हैं। तो यह अब ये समझेंगे, ये जो इसका क्रोमैटिड्स है, ये जो इसका क्रोमैटिड्स है, ये क्रोमैटिड्स यहाँ पर ये है, और ये क्रोमैटिड्स ये है, 2 क्रोमैटिड्स हैं। तो इस वाले क्रोमोजोम्स का ये कैसा होगा? ये कैसा होता है? ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है। ये कैसा है? एक सिस्टर क्रोमैटिड्स है। और इसका ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है। समझ गए? इसका हमने एक क्रोमोजोम्स का ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है। तो हमने ये इसका ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है और इसका ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स से आप समझ गए, ये 2 क्रोमैटिड्स हैं, ये आपस में एक क्रोमोजोम्स में 2 क्रोमैटिड्स हैं। और अपने ही सिस्टर मतलब ये एक परिवार का ये क्रोमोजोम्स है और एक परिवार का ये क्रोमोजोम्स है। ठीक है, और ये क्रोमोजोम्स में 2 क्रोमैटिड्स हैं। तो एक कैसा होगा? सिस्टर क्रोमैटिड्स होगा। एक ये वाला सिस्टर क्रोमैटिड्स है, एक ये वाला सिस्टर क्रोमैटिड्स है। क्लियर हो गया? सिस्टर क्रोमैटिड्स है। तो यहाँ पर एक जैसे
क्रोमोजोम्स बना लेते हैं, एक जैसे सिमिलर क्रोमोजोम्स की कॉपी कर लेते हैं। तो इसके जैसे बिल्कुल ये क्रोमोजोम्स है, दो क्रोमोजोम्स दूसरा क्रोमोजोम फॉर्म कर लिया, तो इसे क्या बोला, होमोलोगस क्रोमोजोम्स। तो जाइगोट्स में क्या करता है, क्रोमोजोम्स अपने ही जैसे ही मतलब क्रोमोजोम्स का कॉपी क्रिएट कर लेता है, फॉर्म कर लेता है। तो इसमें समझ गए, तो इसमें क्रोमेटिड्स कितने हैं, इस वाले में क्रोमेटिड्स कितने हैं, दो क्रोमेटिड्स हैं, सॉरी इस वाले में दो क्रोमेटिड्स हैं, और इस वाले में भी, इस क्रोमोजोम्स में भी दो क्रोमेटिड्स हैं। तो टोटल क्रोमेटिड्स कितने हो गए, हाउ मच क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स है, तो कितने क्रोमेटिड्स हो गए, टोटल 4 क्रोमेटिड्स हो गए। कितने क्रोमेटिड्स हो गए, 4 क्रोमेटिड्स हो गए। तो इसमें जो जाइगोटीन स्टेज होती है, जाइगोटीन स्टेज में 4 क्रोमेटिड्स होते हैं। कितने क्रोमेटिड्स होते हैं, 4 क्रोमेटिड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जिस स्टेज में होमोलोगस क्रोमोजोम्स क्रिएट करता है, इस स्टेज का नाम क्या है, जाइगोटीन। और जाइगोटीन को की स्टेज को ही क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। क्लियर हो गया, व्हाट इज साइनेप्सिस, मतलब a single chromosomes फॉर्मेशन द सिमिलर क्रोमोजोम्स, उसकी जैसे सिमिलर क्रोमोजोम्स का फॉर्मेशन करना, प्रोड्यूस करना, तो उसे क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। तो ये आ जाता है व्हाट इज साइनेप्सिस। तो साइनेप्सिस किस स्टेज में होती है, जाइगोटीन स्टेज में होती है, ठीक है। हमने यहाँ पर मतलब साइनेप्सिस के बारे में बताया, साइनेप्सिस क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज साइनेप्सिस, ये पूछ लेते हैं साइनेप्सिस क्या होती है। क्लियर हो गया साइनेप्सिस। और साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, इसी स्टेज को क्या बोलते हैं, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है। क्लियर हो गया, जाइगोटीन स्टेज को ही साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसी स्टेज को मतलब साइनेप्सिस कहते हैं, टेट्राइड क्रोमेटिड्स कहते हैं, टेट्राइड क्रोमेटिड्स, या बाईवैलेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, बाईवैलेंट। कई स्टेज आ जाएंगी, बाईवैलेंट। क्लियर हो गया। तो इसमें कई एक इन्हें साइनेप्सिस भी कहते हैं, बाईवैलेंट भी कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं, बाईवैलेंट कहते हैं, जाइगोटीन कहते हैं। और 4 क्रोमेटिड्स, इसमें कितने होते हैं, 4 क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है। तो हमने एक तो लैप्टोटीन के बारे में बताया, और किसके बारे में बताया, जाइगोटीन के बारे में बताया। क्लियर हो गया। जाइगोटीन स्टेज के बाद आता है, जाइगोटीन के बाद क्या आता है, पेकाइटिन। क्लियर हो गया, पेकाइटिन थर्ड स्टेज है। थर्ड स्टेज है पेकाइटिन, ओके। जब पेकाइटिन में क्या होता है, पेकाइटिन में हम ये समझेंगे, जो हमने होमोलोगस क्रोमोजोम्स बनाए थे, जो हमने होमोलोगस क्रोमोजोम्स बनाए थे, यहाँ पर चलो ये होमोलोगस क्रोमोजोम्स बना देते हैं। होमोलोगस क्रोमोजोम, ठीक है। एक क्रोमोजोम ये हो गया, और एक क्रोमोजोम से मान लिया ये हो गया, 2 क्रोमोजोम से, कितने क्रोमोजोम से, ये होमोलोगस क्रोमोजोम से, ठीक है। जब पेकाइटिन में होता क्या है, ड्यूरिंग पेकाइटिन स्टेज में क्या होता है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है। क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, ध्यान रखना।
क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छी प्रोसेस है। ध्यान रखना, क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होती है? मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें पेकाइटिन स्टेज आती है। पेकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है। तो इसमें जो क्रॉसिंग ओवर होती है, किसने बताया था? थॉमस हंट मॉर्गन ने ये एक्सपेरिमेंट दिया था, क्रॉसिंग ओवर के बारे में बताया था। ठीक है, कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है? बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बिटवीन होती है। होमोलोगस क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस से अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स से ऑफ देयर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उनके बिटवीन क्रॉसिंग ओवर होती है। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। ये क्या है? ये हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। और होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो ये क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। ये एक तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है और ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। इसका ये इस क्रोमोसोम्स का ये नॉन सिस्टर है और इस क्रोमोसोम्स का ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बिटवीन ये तो सिस्टर क्रोमेटिड्स, इसका ये सिस्टर क्रोमेटिड्स बनेगा और इसका ये सिस्टर क्रोमेटिड्स बनेगा, लेकिन इस क्रोमोसोम्स का ये नॉन सिस्टर होगा और इस क्रोमेटिड्स का ये नॉन सिस्टर होगा। ठीक है, तो हमने इसके बारे में बताया। लेकिन अब नॉन सिस्टर, अब इनमें में क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर कैसे समझेंगे? मान लीजिए हमने ये आपस में क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। आपस में हमने ये बना लिया और आपस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ओवरलैपिंग कैसे दिखाते हैं? इस टाइप से दिखाएंगे और इसका ये इस वाली दिखाएंगे और ये दिखा दिया और इसका ये इससे हमने ओवरलैप दिखा दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ओवरलैपिंग यहाँ पर क्या हो रही? नॉन सिस्ट ये क्या है? मैंने क्या बताया था? ये क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है, ये भी क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो इनमें ओवरलैपिंग हो रही तो क्रॉसिंग ओवर किसके बिटवीन होती है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बिटवीन क्रॉसिंग ओवर होती है ऑफ देयर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ये यहाँ पर क्या हो रही है? क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ठीक है, इस प्रोसेस में हम समझ सकते हैं क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। अब क्रॉसिंग ओवर समझ गए। ओवर जब दो क्रॉसिंग ओवर किस में होती है? मैंने उसमें बताया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में मैंने आपको समझाया था क्रॉसिंग ओवर किस में होती है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बिटवीन क्रॉसिंग ओवर का फॉर्मेशन होता है। और किसने बताया था? थॉमस हंट मॉर्गन ने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में बताया था, रिकॉम्बिनेंस। तो इसमें रिकॉम्बिनेंस भी होता है, रिकॉम्बिनेशन। अभी हमने क्या बता रहे हैं? क्रॉसिंग ओवर बता रहे हैं। ठीक है, क्या बता रहे हैं? क्रॉसिंग ओवर। तो इनमें वो जो ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग देखो, एक तो ये वाला पार्ट्स पूरा ओवरलैप हो रहा है और यहाँ पर ये वाला जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्या हो रहा है? ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, तो ये ओवरलैप हो रहा है और ये ओवरलैप, यहाँ पर ये ओवरलैपिंग हो रही है। तो इस वाले क्रोमेटिड्स का जो पार्ट्स होगा इसमें चला जाएगा और इस वाले क्रोमेटिड्स का पार्ट होगा वो इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मान लिया जो क्रोमोसोम्स थे, तो हमने मान लिया, चलो ठीक है समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो क्रोमेटिड्स था
इसको हमने ब्लैक मान लिया, ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, ब्लैक मान लिया, ठीक है, ब्लैक वाले पार्ट्स। और इसको हमने मान लिया रेड वाला पार्ट्स मान लिया, इस क्रोमेटिड्स को हमने क्या मान लिया, रेड वाला पार्ट्स मान लिया, ठीक है। और इसको भी हमने, तो यहाँ पर भी हमने क्या मान लिया, रेड वाला पार्ट्स मान लिया। ये इतना पोर्शन क्या है, रेड है, और इतना पोर्शन ये इस वाले क्रोमेटिड्स ये भी क्या है, ब्लैक है, ठीक है। तो इनमें ये ओवरलैपिंग हो रही, यहाँ पर क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये आपस में ये ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पर ही समझेंगे, ये आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। और आफ्टर देन ओवरलैपिंग के बाद, आफ्टर देन ओवरलैपिंग के बाद जब क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होती है, जब क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाती है तो जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। क्रोमोजोम्स कहाँ हो जाएंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये क्रोमोजोम्स अलग हो जाएगा, ये क्रोमोजोम्स अलग हो जाएगा, और ये वाला क्रोमोजोम्स अलग हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्रोमोजोम्स अलग हो जाएगा। तो इसमें अब यहाँ पर हमने इसको ये मान लिया और इसको ये मान लिया, ठीक है। अब चलो यहाँ पर ये हमने गलत बना दिया, ये हमने रेड से शो किया था, इसको हमने रेड से शो किया था, तो इनको भी हम क्या किससे करेंगे, रेड से ही करेंगे, ठीक है। तो इनके जो क्रोमेटिड्स होंगे वो भी हम रेड से ही शो करेंगे, समझ गए। तो ये हमने मतलब आफ्टर देन क्रॉसिंग ओवर के बाद, आफ्टर देन क्रॉसिंग ओवर के बाद तो इसका जो रेड वाला पार्ट था, इस क्रोमेटिड्स का जो ये रेड वाला पार्ट था वो किस में चला जाएगा, इसमें आ जाएगा, ठीक है। ओवरलैपिंग के बाद ये रेड वाला पार्ट्स इसमें आ जाएगा यहाँ पर, और ये ब्लैक वाला पार्ट्स इसमें आ जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ओवरलैपिंग हुई है। तो यहाँ पर कुछ जो क्रोमेटिड्स के जो पार्ट्स होंगे वो मतलब इधर उधर क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं क्रोमेटिड्स। तो यहाँ पर ये ब्लैक था तो यहाँ पर ये ब्लैक आ जाएगा, ब्लैक वाला पार्ट्स आ जाएगा, और ये रेड था तो यहाँ पर ये रेड वाला पार्ट्स आ जाएगा, ठीक है। तो जिस पार्ट्स में ओवरलैपिंग हो रही होगी वो वाला पार्ट्स क्रोमेटिड्स का मतलब ब्रेक होकर ये चले जाते हैं, एक दूसरे में चले जाते हैं। अब ये जानते हैं कि ब्रेक किससे होते हैं, क्रोमेटिड्स के जो पार्ट्स होते हैं, क्रोमेटिड्स के जो पार्ट्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो ये एक्सचेंज हो जाते हैं, पार्ट्स क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, तो ब्रेक स्प्लिट होते होंगे। तो स्प्लिट किससे होते हैं, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है, क्या होता है, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। तो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की हेल्प से क्या होता है, ये ब्रेक हो जाते हैं, क्या होते हैं, जिस पार्ट जहाँ से ये ओवरलैपिंग होगा वो ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होकर ये दूसरे क्रोमेटिड्स से जुड़ेगा। तो जुड़ता किससे है, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से, ध्यान रखना, लाइगेज एंजाइम। तो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की हेल्प से ये ब्रेक होता है, क्रोमेटिड्स का कोई भी पार्ट्स होता है ब्रेक टूटना, स्प्लिट होना, तो किसकी हेल्प से होता है, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स भी ध्यान रखना। मॉलिक्यूलर सीजर, क्रोमोजोम्स या हैं, क्रोमेटिड्स हैं, या फिर जेनेटिक मटेरियल है, कहीं पर कट होते हैं, कहीं पर ब्रेक होते हैं बाय द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की हेल्प से। और कोई भी क्रोमेटिड्स का पार्ट्स या क्रोमोजोम्स का पार्ट्स कहीं पर जुड़ता है किसी भी क्रोमोजोम्स में, तो वो जुड़ेगा किससे, बाय देयर लाइगेज एंजाइम, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमने 3 प्रोसेस के बारे में बताया था, और इस जो यहाँ पर जो एक्सचेंज होता है, जहाँ पर ये एक्सचेंज होता है, क्रोमेटिड्स आपस में एक्सचेंज होते हैं बाय देयर प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर।
तो इसका जो पार्ट्स इसमें चले जाएगा और इसका पार्ट्स इसमें चला जाता है। इसे क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा? रिकॉम्बिनेज या रिकॉम्बिनेशन। तो इसे रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस भी कहते हैं। ओके, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस भी कहते हैं या रिकॉम्बिनेज। तो हमने यहाँ पर ड्यूरिंग पेकाइटिन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में बताया, तो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स के बारे में बताया, क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, रिकॉम्बिनेज क्या होता है, एंडोन्यूक्लियर एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है, लाइगेज एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको समझाया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो स्टेज है डिप्लोटीन। थर्ड जो स्टेज है क्या है? डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होगा? यहाँ पर जब ये आफ्टर देन रिकॉम्बिनेशन, तो रिकॉम्बिनेशन के बाद जो क्रोमेटिड्स होते हैं, रिकॉम्बिनेशन के बाद जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो एक एक्स जैसी स्टेज बना लेते हैं। ये सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और ठीक है, ये अलग अलग हो जाते हैं। तो ये इनकी जो स्टेज होती है वो कैसे दिखाई देती है? एक्स जैसी स्टेज दिखाई देती है। ठीक है, और क्रोमेटिड्स आपस में ज्वाइंट रहते हैं बाय देयर सेंट्रोमियर। तो एक्स जैसे स्टेज किस स्टेज में दिखाई देगी? ड्यूरिंग डिप्लोटीन में, डबल जैसे। ठीक है, एक्स शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग डिप्लोटीन स्टेज में। फोर्थ स्टेज। नेक्स्ट है जो फिफ्थ स्टेज होती है, फिफ्थ जो लास्ट स्टेज होती है डिप्लोटीन स्टेज इज ऑल्सो नोन एज कियाजमेटा। इसे कियाजमेटा भी कहते हैं। एक्स शेप जो स्ट्रक्चर बनती है, इसका एक्स शेप जो स्ट्रक्चर किसमें फॉर्मेशन होता है? डिप्लोटीन स्टेज में होती है। और डिप्लोटीन स्टेज को क्या बोलते हैं? कियाजमेटा कहते हैं, कियाजमेटा। ओके, तो नेक्स्ट जो लास्ट फिफ्थ स्टेज है डायोकाइनेसिस। ठीक है, तो डायोकाइनेसिस में लास्ट स्टेज होती है और इसमें न्यूक्लियर जो एनवेलप होती है वो डिसअपियर होने लगती है। प्रोफेज फर्स्ट म्यूसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट होती है उसकी लास्ट स्टेज होती है डायोकाइनेसिस। और डायोकाइनेसिस में जो न्यूक्लियर एनवेलप मैंने बताया था, न्यूक्लियर एनवेलप इन सभी में होगा ही, लेप्टोटीन में होगा, जाइगोटीन में होगा, और पेकाइटिन में होगा, डिप्लोटीन में होगा। ठीक है, और न्यूक्लियर एनवेलप। लेकिन जो डायोकाइनेसिस होती है इसमें न्यूक्लियर एनवेलप रिमूव होने लगती है, स्प्लिट होने लगती है और स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होने लगता है, स्पिंडल फाइबर्स। और जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो मतलब मूव करने लगते हैं, बोथ इक्विटरी पर मूव करने लगते हैं। ठीक है, तो डायोकाइनेसिस या इट इज अ लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट। तो मैंने पांचों स्टेज के बारे में बताया प्रोफेज फर्स्ट ऑफ म्यूसिस फर्स्ट की। तो दीज आर मोर कॉम्प्लिकेटेड स्टेज। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।